Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग BA पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रकरण द टर्किश इन्वेजन से संबंधित जो चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा में हम लोग 11वीं और 12वीं सदी में तुर्कों के आक्रमण और तुर्कों के राज्य की स्थापना से संबंधित तथ्यों को देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने विविध तथ्यों को देखते हुए 11वीं और 12वीं सदी में तुर्कों के विरुद्ध हिंदू राजपूत राजाओं के पराजय से संबंधित कारणों को देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने राजनीतिक कारण, फिर सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, नैतिक कारण, उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के प्रति उदासीनता, आर्थिक दृष्टि से भी संबंधित तथ्य हम लोग देख लिया कि उस समय की आर्थिक स्थिति क्या थी, क्या ये भी कोई कारण के रूप में इसने भूमिका निभाया है या नहीं। फिर हम लोगों ने सैनिक कारण, जो कि तत्कालिक कारण था, सैनिक कारण जिसमें सैनिक दुर्बलता जो राजपूतों के पराजय का कारण बनी और वही तुर्कों के विजय का मुख्य आधार रही। इसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में युद्ध नीति, रणनीति और युद्ध से संबंधित जो भी प्रबंधकी जो आयाम है उसको हम लोगों ने देखा और देखा कि किस तरह तुर्की जो सत्ता की स्थापना करने वाले ये शासक पहले अपने युद्ध प्रबंधन को ऐसे व्यवस्थित कर लेते थे और फिर उसको अंजाम देते थे और फिर सफलता प्राप्त करते थे, जिसमें इन्होंने गतिशीलता पर ध्यान दिया और युद्ध कौशल जो कि तत्कालीन मध्य एशिया में इन्होंने विविध युद्धों में अनुभव किया और इस प्रकार नवीनता इसमें लाए और इसमें गतिशीलता का प्रबंधन किया और इसके आधार पर इन्होंने युद्ध जीता तुर्कों ने राजपूतों से और भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना हुई। फिर इन सभी तथ्यों को देखने के बाद हम एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करें तो जिसमें हम लोग कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राजपूतों के पराजय का मुख्य कारण एक भावनात्मक कारण भी था। भावनात्मक कारण को मानते हैं और मानते कि राजपूतों के पराजय का एक मुख्य कारण भावनात्मक भी था। और हम देखते हैं कि राजपूत जो हैं युद्ध किए अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, अपनी यानी राजा और राज्य की सुरक्षा के लिए युद्ध किए। राजपूत जो राजा थे उनके पास धार्मिक उत्साह या अन्य किसी तरह का उत्प्रेरक का काम करे इनके सैन्य बल में, इनके आत्मबल में, इस तरह का कोई तत्व नहीं था। और वहीं हम देखते हैं कि जो इसके विरोधी दल थे, जैसे इस्लाम धर्म, जो नवीन इस्लाम धर्म को मानने वाले तुर्क शासक थे जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया, वे एक उत्साह और धर्म के सम्मान, धर्म का उत्साह और उसके सम्मान को बढ़ाने की लालसा मुसलमानों में प्रबल थी और वह भी इस्लाम धर्म में नव परिवर्तित तुर्कों में तो यह और अधिक थी। इस्लाम और उसकी प्रतिष्ठा के प्रसार की भावना ने तुर्कों को युद्ध में वह प्रेरणा प्रदान की जिसका हिंदुओं में अभाव था। हालांकि डॉक्टर खलीक अहमद निजामी का मानना है कि तुर्कों की सफलता का कारण मुसलमानों के धार्मिक उत्साह में खोजना अनैतिहासिक होगा, लेकिन वह मुसलमानों के धार्मिक उत्साह को एक गौण और शीघ्र समाप्त हो जाने वाला कारण मानते हैं। परंतु सभी इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं हैं। निसंदेह धन की लालसा, लूट मार की इच्छा और राज्य विस्तार की आकांक्षा भी तुर्कों के प्रेरणा प्रदान करने वाले थे, परंतु इस्लाम धर्म उनकी एकता और प्रेरणा का मुख्य आधार था। इस्लाम धर्म जो था उनकी एकता और उनके प्रेरणा का मुख्य आधार था और इसे अस्वीकार नहीं किया सकता। ऐसी स्थिति में वह तुर्कों की सफलता का एक मुख्य कारण था, यह मानना ठीक होगा। हम देखते हैं कि डॉक्टर आशीर्वाद श्रीवास्तव ने लिखा है कि केवल शारीरिक शक्ति और सैनिक हथियार ही सेना के लिए पर्याप्त नहीं है, एक प्रेरणादायिनी विचारधारा भी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि सैनिक शिक्षा और साधन। मध्य युग शौर्य, प्रेम, प्रसंग और धर्म का युग था। मतलब इस युग में हम इन तथ्यों की भरमार देखते हैं। आधुनिक युग में इसका महत्व नहीं, परंतु आधुनिक युग के विचारों के आधार पर हम आधार बनाकर मध्य युग की मान्यताओं के प्रभाव को हम नहीं समझ सकते।
हमें मध्य युग में आस्था और धर्म का जो महत्व था उसी के आधार पे अपना विवेचन करना होगा। और जब हम इस तरह के विवेचन करते हैं तो देखते हैं कि मध्यकाल में जो धार्मिक धर्म का प्रभाव था वह बहुत अधिक था और वह उस समय प्रभावी रहा हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जब हम देखते हैं कि मुसलमानों में धार्मिक भावना थी तो ईसाइयों में भी थी और हिंदुओं में भी, लेकिन जो तुर्कों के अंदर इस समय जो था, इस्लाम का अभी हाल ही में प्रादुर्भाव हुआ था और इस्लाम बहुत तेज़ गति से अपना विस्तार कर रहा था। और जो जब भी राजा महाराजाओं जो मध्य एशिया के शासक हुए उनको अपने साम्राज्य की विस्तार करनी थी, लेकिन यह एक जो धर्म का तत्व था वह उनके सैनिकों को एकजुट रखा, उनके अंदर एक आत्मबल, एक आत्म प्रेरणा का कार्य किया। और इस प्रेरणा और आत्मबल के माध्यम से हम देखें कि उनका उत्साह बढ़ा हुआ था और उन्होंने आक्रमण किया और हम देखते हैं कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने विजय की। और इसमें हम धार्मिक उत्साह के जो एक तत्व है उसको हम नकार नहीं सकते हैं। उस समय तुर्कों की प्रेरणा शक्ति का आधार इस्लाम रहा होगा, यह मानने में कठिनाई भी नहीं होनी चाहिए। वह उनकी भारत में ही नहीं बल्कि अन्य स्थानों पर भी सफलता का कारण बनी। और इस तरह हम देखते हैं कि एक ऐसा तथ्य मान सकते हैं कि जो उत्साह और प्रेरणा इस्लाम ने दिया उसके आधार पर इन्होंने यहाँ विजय किया। इस प्रकार विभिन्न कारणों से 11वीं और 12वीं सदी में मुसलमानों के विरुद्ध भारतीय राजाओं की पराजय हुई और भारत की आंतरिक दुर्बलताओं ने उस पराजय की पृष्ठभूमि तैयार कर दी और मुसलमानों की सैनिक शक्ति और उत्साह, धार्मिक उत्साह ने उन्हें विजयी बनाया, जिसके कारण भारतीय इतिहास में एक नवीन अध्याय और राजनीति में एक नवीन तत्व सम्मिलित हो गए। अब हम लोग उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव, कारण और परिस्थितियाँ, तुर्कों की सफलता के परिणाम, भारतीय समाज पर प्रभाव। हालांकि भारतीय समाज पर प्रभाव और तुर्कों की सफलता के जो परिणाम हैं वह कई वर्षों में निरंतर काल क्रमेण निर्धारित होते रहे और एक अपना रूप लेते रहे। लेकिन हम लोग जब प्रारंभिक समय में जब तुर्क साम्राज्य की स्थापना हुई तो उस समय जो तत्कालिक प्रभाव पड़ा और जिसकी चर्चाएं इतिहासकार करते हैं उससे संबंधित कुछ तथ्यों को हम यहाँ देखेंगे। तो इसमें हम लोग जो देख सकते हैं, उत्तरी भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव, कारण और परिस्थितियाँ। फिर तुर्कों की सफलता के परिणाम भारतीय समाज पर प्रभाव, भारतीय समाज पर प्रभाव इत्यादि को हम एक छोटे से लेक्चर के माध्यम से देख लेंगे। तुर्कों की सफलता का मुख्य परिणाम भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात हम देखते हैं कि उसके गुलाम और सूबेदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में मुसलमानी राज्य की स्थापना की। गुर तथा अथवा गजनी पर उसका आधिपत्य असंभव था और उधर वह विस्तार भी नहीं कर सकता था, फलतः उसने भारत में अपने राज्य विस्तार का मार्ग अपनाया। गजनी और गोर के समय का इतिहास वास्तव में मध्य एशिया के इतिहास का एक अंश है, परंतु ऐबक के समय का इतिहास भारत का इतिहास है। वस्तुतः दिल्ली सल्तनत की नींव का आधार महमूद गजनवी के सफल आक्रमणों ने ही तैयार किया। उसके सैनिक अभियानों की सफलता ने भारतीयों के तुर्कों के विरुद्ध युद्ध करने के मनोबल को दुर्बल कर दिया और उनके द्वारा मुल्तान और पंजाब पर अधिकार किए जाने से मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण किए जाने के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। मोहम्मद गोरी ने गजनवी वंश के अंतिम शासक मलिक खुसरो को समाप्त करके पंजाब को जीता और भारत में अंदर प्रवेश करने के लिए उसे अपने आक्रमणों को आधार बनाया। मोहम्मद गोरी द्वारा उत्तरी भारत के बहुत बड़े भाग पर अधिकार किए जाने से दिल्ली सल्तनत के निर्माण का दूसरा चरण आरंभ हुआ। मोहम्मद गोरी की मृत्यु और उसके उत्तराधिकारी
भतीजे का दुर्बल होना दिल्ली सल्तनत की स्थापना का अंतिम क्षण सिद्ध हुआ। गोरी की मृत्यु के पश्चात वस्तुतः उसके सरदारों में से गजनी में ताजुद्दीन एलदौज, नासिरुद्दीन कुबाचा ने उच्च मुल्तान और सिंध में कुतुबुद्दीन ने लाहौर और दिल्ली में अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। ऐबक ने दिल्ली सल्तनत के निर्माण कार्य को आरंभ किया। उसने दिल्ली सल्तनत को मध्य एशिया की राजनीति से पृथक कर लिया और उसे गजनी के शासकों के कानून आधिपत्य से मुक्त किया और एक स्वतंत्र राज्य में परिणत कर दिया। उसके बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के मुख्य शत्रु ताजुद्दीन एलदौज, नासिरुद्दीन कुबाचा को समाप्त किया और सुल्तान का पद, जो सुल्तान से उसने अपने पद के लिए पद ग्रहण करते हुए खलीफा से पद की स्वीकृति भी प्राप्त करने का प्रयास किया। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा आरंभ में किए गए कार्य को हम देखते हैं। शुरुआत में उसने दिल्ली सल्तनत का एक व्यवहारिक रूप से एक ढांचा तैयार कर दिया, जिस पे हम देखते हैं कि एक नए इमारत का नींव इल्तुतमिश रखता है। तुर्कों की सफलता के परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हो गई, जिसे दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना के पश्चात केंद्रीय राजसत्ता को पुनः दृढ़ करने और सामंतवादी व्यवस्था को नष्ट करने के प्रयत्न आरंभ हुए। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक जैसे बहुत सारे शासकों का नाम ले सकते हैं। शासक इस कार्य में पूर्णतः सफल भी रहे। इन शासकों ने प्रायः संपूर्ण उत्तर भारत में समान शासन व्यवस्था की स्थापना करने में भी सफलता प्राप्त की। तुर्कों का शासन मूलतः सैनिक शक्ति पर आधारित था। सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने विस्तृत राज्य की सुरक्षा के लिए इक्ताओं की व्यवस्था की। इक्ताओं अर्थात सूबों में विभाजित किया पूरे राज्यों को और वहाँ इक़्तिदारों की नियुक्ति की। इक़्तिदारों के साथ बड़ी सेनाएं रहती थी और अपने एकता के संबंध में इक़्तिदार के प्राय वही अधिकार थे जो सुल्तान के संपूर्ण राज्य के साथ हुआ करते थे। परंतु इस व्यवस्था की मुख्य विशेषता यह थी कि प्रथम इक़्तिदार का अधिकार जो था पैतृक नहीं था। द्वितीय इक़्तिदार अपने एकता का स्वामी नहीं था, बल्कि मूलतः लगान वसूल करने वाला तथा शांति व्यवस्था स्थापित करने वाला प्रधान अधिकारी मात्र था। उसका हस्तांतरण किया जा सकता था। इस प्रकार इस व्यवस्था ने राजपूती सामंती व्यवस्था को नष्ट करने में सहयोग दिया और शासन तथा अर्थव्यवस्था का केंद्रीकरण भी संभव हुआ, जो परिवर्तन नव स्थापित तुर्की राज्य को दृढ़ करने में सहायक सिद्ध हुआ। सर जदुनाथ सरकार के शब्दों में देखें तो उनके अनुसार उस समय भारत का एकाकीपन समाप्त हो गया। राजपूत युग में भारत का विदेशों से संपर्क समाप्त हो गया था। तुर्कों के भारत में प्रवेश ने भारत के संपर्क मध्य एशिया और अफ्रीका से पुनः स्थापित कर दिए। मुख्यतः ये संबंध सांस्कृतिक और व्यापारिक रहे। बहुत बड़ी संख्या में इस्लामी प्रदेशों से विद्वान, संत, मुक्ता, सूफी संत, व्यापारी, कलाकार, कारीगर भारत आए। उन्होंने भारतीय समाज, धार्मिक विचार, वेशभूषा, साहित्य, कला, मुख्यतः अगर हम देखें तो स्थापत्य कला आदि के विकास में भाग लिया तथा विभिन्न परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी हुए। इस प्रकार भारत के उद्योग और व्यापार पर भी इन संबंधों का प्रभाव पड़ा और दोनों ही क्षेत्रों में आशातीत वृद्धि भी हुई। प्रोफेसर हबीब के अनुसार तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। तुर्कों ने अपने नगरों के द्वारा सभी वर्ग, जाति, धर्म और नस्ल के व्यक्तियों के लिए खोल दिए। उन नगरों में मजदूर, शासक, शिक्षित और व्यापारी, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र आदि सभी व्यक्ति निवास करने लगे। विदेशों से भी बहुत बड़ी संख्या में विविध व्यवसाय के कुशल कारीगर इस समय भारत में आए। इन सभी से नगरों या शहरों में उद्योगों, व्यवसायों और व्यापार की प्रगति हुई तथा उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई। तुर्क विभिन्न व्यवसायों के प्रति उनकी रुचि थी और उनकी रुचि के कारण प्रगति भी इसमें देखी गई। किस व्यवसाय को किस जाति का व्यक्ति करेगा, इस तरह की भावना इसमें नहीं थी। इससे भारत की जाति व्यवस्था आधारित व्यवसायों को अपनाए जाने की व्यवस्था को चोट पहुंची। व्यवसाय का आधार जाति नहीं रहा, अपितु कारीगर की कुशलता हो गया। इससे विभिन्न व्यवसायों और उद्योगों की उन्नति में हम देखते हैं कि सहायता मिली, जाति परिवर्तन संभव हुए तथा विभिन्न व्यवसायों द्वारा आर्थिक और जातिगत उन्नति संभव हुई। इससे शहरीकरण अथवा शहरी क्रांति संभव हुई। तुर्कों द्वारा गांव के शासन में अधिकांशतः कोई भी हस्तक्षेप विशेष रूप से नहीं किया गया, परंतु अलादीन जैसे शासक ने लगान वसूल करने वाले जो पैतृक अधिकारी थे, बिचौलिए को हटाकर ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। प्रोफेसर इरफान हबीब और प्रोफेसर हबीबुल्लाह के इस विचार, जो प्रोफेसर इरफान हबीब हैं, प्रोफेसर हबीबुल्लाह के इस विचार से सहमत नहीं हैं।
उनके अनुसार शहरीकरण किसी वर्ग विशेष की मुक्ति का परिणाम नहीं था, अपितु बड़ी संख्या में मुसलमान कारीगरों का विदेशों से भारत आने का परिणाम था और ग्रामीण क्रांति जैसे कोई परिवर्तन इस युग में नहीं हुआ। बाह्य देशों से संबंध, प्रशासकीय एकता, नगरों के विकास, मुद्रा व्यवस्था आदि ने व्यापार और उद्योग की उन्नति में भाग लिया, जिससे भारत के आर्थिक विकास में सहायता मिली। प्रोफेसर इरफान हबीब के अनुसार कुशल मुसलमान कारीगरों के विदेशों से भारत आने से विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई। मुसलमानों की दास प्रथा ने भी इसके अंतर्गत दासों को विभिन्न व्यवसाय में लगाकर योग्य बनाया जाता था, उत्पादन में वृद्धि की और उद्योग को बढ़ावा दिया। इस सभी तथ्यों ने इससे न केवल उद्योग की उन्नति हुई बल्कि व्यापार की भी उन्नति संभव हो सकी। और देखते हैं कि अनेक नवीन शहरों का निर्माण हुआ। इस परिवर्तित व्यवस्था को उन्होंने मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था का नाम दिया। तुर्क शासन ने फारसी भाषा प्रशासन की भाषा स्वीकार की गई। तुर्क शासन में फारसी भाषा को प्रशासनिक भाषा का दर्जा मिल गया। हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही उसे सीखा, जिससे दोनों की संस्कृतियों के समन्वय में सहयोग प्राप्त हुआ। इस काल की एक मुख्य विशेषता मदरसों की स्थापना भी थी। इससे पहले मस्जिदों में शिक्षा की व्यवस्था थी, परंतु सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने समय में 2 मदरसे खोले। उसके पश्चात सल्तनत युग में विभिन्न मदरसे खुले जो शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र बने। फिर तुर्की शासन ने हिंदुओं की जाति व्यवस्था जो प्रथा पर गंभीर आक्रमण किया। निसंदेह जाति प्रथा हिंदू समाज से नष्ट नहीं हुई, परंतु तब भी जाति भेद और छुआछूत की भावना की अवहेलना अवश्य हुई तथा पददलित जातियों को शासन से सुरक्षा प्राप्त हुई। तुर्कों ने भारत के सैनिक संगठन और युद्ध के तरीकों में भी परिवर्तन किया तथा उन्हें बेहतर बनाया। सैनिक संगठन में सामंतवादी प्रभाव नष्ट हुआ, केंद्रीय सेनाओं का निर्माण हुआ, घुड़सवार सेना के संगठन पर बल दिया गया, शस्त्रों में सुधार हुए, सेना में सभी जाति और नस्ल के व्यक्ति भर्ती किए गए और सेना की गतिशीलता बढ़ी। इन सभी परिवर्तनों से भारतीय सेना की शक्ति में वृद्धि हुई और वह एशिया की श्रेष्ठ सेना के समकक्ष हो गई। अलाउद्दीन खिलजी इस कारण मंगोलों के भीषण आक्रमणों को भी विफल करने में हम देखते हैं कि वह सफल हुआ था। तुर्कों के भारत प्रवेश ने इस्लाम और हिंदू धर्म को निकट आने का अवसर प्रदान किया, जिससे भारत में उस सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ जिसके निर्माण में दोनों धर्मों के व्यक्तियों ने भाग लिया। निस्संदेह तुर्कों और भारतीयों में परस्पर संघर्ष भी होते रहे, परंतु अंततः दोनों के समन्वय के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ और एक नवीन भारतीय समाज का निर्माण हुआ जो पहले के समाज से भिन्न था। और आधुनिक काल में जब हम सामाजिक संस्कृति की बात करते हैं, इन सभी संस्कृतियों का आधार भी इन्हीं तत्वों ने तैयार कर दिया। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि विविध कारणों से तुर्कों का विजय हुआ, हिंदू राजपूत राजाओं की पराजय हुई। और जब हिंदू राजपूत राजाओं की पराजय हुई और नवीन तत्व और नया वर्ग, नया धर्म जब भारत में प्रविष्ट किया, तो उसकी अपनी रीति और परंपराएं और अपने एक धर्म थे जिसने भारत को प्रभावित किया। और फिर भारत के जो समृद्धशाली धार्मिक परंपरा थी, हालांकि उसमें बहुत सारी जाति व्यवस्था, छुआछूत इत्यादि के बहुत सारे विषमताएं भी थीं, लेकिन फिर भी इसने इस सभ्यता ने उस सभ्यता के साथ मेल बैठाना शुरू किया और एक सामाजिक संस्कृति का विकास बाद में हम संभव पाते हैं। हालांकि समय सापेक्ष जो हम विविध एक तथ्य यहाँ पर प्रकाशित करना चाहेंगे कि ये दोनों वर्ग जो हिंदू और मुसलमान वर्ग जो है, वह बाद में आने वाले जो अंग्रेज सांप्रदायिक या साम्राज्यवादी या औपनिवेशिक विचारधारा को फैलाकर और हिंदू मुस्लिम को तोड़ने का प्रयास किए, जिसके कारण अभी वैमनस्यता दिखती है। लेकिन जो प्रारंभिक समाज में हम देखते हैं कि जब राजन्य वर्ग इस्लाम के लोग थे, तो आम जनता को इससे कोई सरोकार नहीं था, वह अपने रोजी रोटी खाने कमाने में ही लगी हुई थी। भारतीय प्रदेश में जिस तरह का तथ्य दृष्टिगोचर होता है। लेकिन बाद के समयों में जब राजनीति आधुनिक काल आया और अंग्रेज चले गए भारत से, तो एक परस्पर वैमनस्यता की जो विचारधारा है उसका जो राजनीतिक वर्गों ने प्रसार किया। इससे जो सामान्य जन है उसका लेना देना नहीं है, क्योंकि जो हम लोग भी गेस्ट असिस्टेंट के रूप में अगर अध्यापन कर रहे हैं तो सुदूर गांव के जगहों से आते हैं जहां हिंदू मुसलमान में किसी तरह का अंतर नहीं है, सब एक दूसरे से उसी तरह मिलते हैं जैसे गांव के हिंदू और अन्य वर्ग थे या होते हैं। लेकिन जब
राजनीतिक पार्टियां अपने हित और सत्ता के लिए जब वैमनस्य फैलाने का प्रयास करती हैं तो इस तरह के तथ्य उभर कर आते हैं और वैमनस्यता फैलती है। इस प्रकार हम जो मध्यकाल के तथ्यों का अध्ययन कर रहे हैं तो मध्यकालीन तरीके से ही उन तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। और इस हालांकि इतिहास में हम देखते हैं कि जो पक्षपात है इसको बहुत हद तक दूर नहीं किया सकता, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी ऐतिहासिक तथ्य हैं वह या तो इतिहासकार के द्वारा आता है या पुरातात्विक स्रोतों से या साहित्यिक स्रोतों से, और इन दोनों ही तत्वों में हम देखते हैं कि पक्षपात को पूर्णतः मिटाया नहीं जा सकता है। लेकिन जब हम आधुनिक युग में जी रहे हैं जहाँ वैज्ञानिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास हो रहा है, तो हम सभी तथ्यों और फैक्ट्स को एक वैज्ञानिक धरातल पर की कसौटी पर कसेंगे और उससे जो क्रीम होगा, जो उससे बहुत ही एक नए तत्व का उसे उत्पादन होगा, उसको हम ग्रहण करेंगे। जो नए तत्व का उत्पाद होगा जो कि मानवता के विकास में सहयोग करेगा, उन्हीं तथ्यों का हम ग्रहण करेंगे और इस प्रकार इतिहास को अपने भविष्य के निर्माण के एक साधन के रूप में स्वीकार करेंगे। और इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। और इसी के साथ ही जो हमारा 11वीं और 12वीं सदी में तुर्कों के आक्रमण और तुर्क राज्य की स्थापना संबंधित जो टॉपिक है वह पूरा होता है, जिसको हम लोगों ने द टर्किश इन्वेजन के माध्यम से अध्ययन किया था। इसके इतने लेक्चर के बाद भी अगर आप लोगों के मन में किसी तरह का प्रश्न हो या कहीं किसी तरह की आपको दिखे कि यहाँ हमें समझ नहीं आ रहा है, यहाँ हमारी अवधारणा स्पष्ट नहीं है, तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।